अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, जैसे कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त लाइव देखा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ट नाउ अभी हल्फ उठा लिया है। वो आज अमेरिका के 47वीं 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं। जो फिर 45 थे वो भी वही थे। उसके बाद जो बाइडन का दौर आया, लेकिन अमेरिकी सदर जो है वो आज उन्होंने अभी जस्ट नाउ हल्फ उठाया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका में आई तब्दीलियों के दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का सुबह से जो बयानात आ रहे हैं वो बड़े एग्रेसिव है। इट शोज़ कि वो ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। और वो ज़ाहिर है कि जिस किस्म की इलेक्शन कंपेन थी, उनका लास्ट टेन्योर है, इसके बाद तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने एक बात और की। उन्होंने कहा जी, गज़ा में जो तारीखी जंग बंदी हुई है वो मेरे नामज़द मुशीर की वजह से हुई है। गोया उन्होंने जो बाइडन के ऊपर जंग करवाने का, सपोर्ट करने का इल्ज़ाम खुल्लम खुल्ला जो है लगा दिया है। और उसके अलावा आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बात ट्रंप कर रहे हैं वो ठीक है कि अमरीका सदर के हलफ उठाने से कबल ही बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, जिनमें गज़ा में जंग बंदी का सहरा से जो है वो किसके सर बांधा जाएगा। जब मुस्तकबिल का मौरख लिखेगा तो ये क्या कहा जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे अपने मेहमानों से कि माजी में पाकिस्तान की हुकूमतों पर अमरीकी हुकूमतों के बड़ा ढेर सारा असरात थे और उनकी बात मानी जाती थी। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ पे जो हुक्मरान आते हैं वो आशीर्वाद अमेरिका से ही लेके आते हैं। तो अभी ये देखने की बात आज डिस्कस करेंगे कि माजी में क्या होता रहा है और अब आगे क्या होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सदर बनने के बाद। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ आउट ऑफ टेक्स्ट है, इनकी तो मतलब वैल्यू भी नहीं है। उन्होंने कहा जी, दाखिली मामलात पर बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे। ऊट पटांग बयानात जो हैं खासा रहता है सियासतदानों का। एंड इज़ वन ऑफ दैम। ये वो शख्स हैं जो कि पहले कहा करते थे कि जी पाकिस्तान को अमेरिकन जो हैं वेंटिलेटर लगे हुए हैं, अमेरिका से नाराज़गी हम मोल नहीं ले सकते। तो अब जब अपनी हुकूमत के ऊपर बात आई है तो अब वो इस किस्म के बयानात जो हैं वो दे रहे हैं कि दाखिली मामलात पर बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे। इनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि 2000 में जब इनका लीडर बाहर गया था उसको कौन लेके गया था। और ज़ाहिर है कि उस वक़्त जब वो गए थे तो उसके ऊपर भी अमेरिकन जो है प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस था। और बेनज़ीर भुट्टो जब 2007 में डील करके वापस आ रही थी, उसके बाद वो असैसिनेशन हो गई थी उनकी। उस वक़्त कोंडोलीज़ा राइस के साथ एग्रीमेंट किसने किया था, इन्फ्लुएंस किसने करवाया था, एग्रीमेंट किसने करवाया था, ये सब तारीख़ की बातें हैं। तो इस किस्म के बयानात जो हैं मैं समझता हूँ कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात की जो बातचीत जो सिलसिला चल रहा था वो जो है टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक डोजियर फेंका गया है और कहा गया है जी कि 9 मई के ऊपर तो हम नहीं बना सकते जुडिशल कमीशन को, कि उसकी बाद में तरदीद कर दी गई। लेकिन मैसेज जो है वो पहुंच गया और उसके बाद उसकी तरदीद कर दी गई। और अगर 9 मई के उन्होंने कहा जी कि ये तो GHQ और कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक हुआ था, इनके ऊपर जो है मुलज़म हैं, इन पे मुकदमा चल रहे हैं, बल्कि कुछ तो मुलज़म से मुजरम भी बन चुके हैं, माफ़ियाँ भी हो चुकी हैं। तो जुडिशल कमीशन कैसे बन सकता है? क्योंकि अगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसके मेन बेनिफिशरी जो 9 मई के थे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ही हैं, इसलिए उनकी चीखें अब निकल रही इसके ऊपर। अब देखें कि तहरीक इंसाफ ने तो साफ कह दिया कि अगर 7 रोज़ में जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, हम मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। अपने मेहमानों से आज मैं पूछूंगा कि क्या उनका जो सियासी वजदान है वो क्या कहता है कि क्या मुज़ाकरात का चौथा राउंड जो है उसके बाद तातुल का शिकार हो जाएंगे मुज़ाकरात। और आज उसके बाद हमने एक बड़ी नाखुशगवार जो है डेवलपमेंट देखी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके आप समझ लीजिए कि आफ्टर शॉक्स हैं ये, और उसकी वजह से जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं उसका शाखसाना था कि एक 3 रुकनी बेंच जो मंसूर अली शाह साहब हेड कर रहे थे उसकी आज हियरिंग थी और उसको उनके पूछे बगैर, उनको कमेटी में बुलाए बगैर
जो रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इसकी हियरिंग ख़त्म कर दी, जिसके ऊपर तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं, जिसमें आयशा मलिक साहबा भी थी, उन्होंने ज़रा उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। और उसके बाद उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार जो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को शो काज नोटिस तौहीन अदालत का भी जारी कर दिया। और मैं समझता हूँ कि ये जो हो रहा है इस वक्त, पाकिस्तान की जो आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ जो भी कर रहा है, ये कोई अच्छा अमन नहीं है। उसके अलावा अलकायदा ट्रस्ट केस में नई डेवलपमेंट है। बरतानवी अदालत का फ़ैसला जो है लीगल टीम सामने ले आई है पीटीआई की। मुझे समझ नहीं आती कि जब ये मुकदमा चल रहा था, जब हियरिंग्स हो रही थी, ये जो बरतानवी अदालत का फ़ैसला था उसका जो 45 वो कहते हैं कि पैराग्राफ है, इसको उस वक़्त क्यों नहीं प्रेजेंट किया गया। और उसके अलावा उसके बाद केस की हैसियत जो है वो यकसर वो कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएगी। तो फिर 14 साल की कैद दिलवाने की ज़रूरत क्या थी? उससे पहले इसको फ़ाइट करना चाहिए था। देखते हैं या फिर ये आलमी जो है इस्तेमार या फिर आलमी इस्टेब्लिशमेंट का जो होगा, कोई मेरे ख़्याल में सपोर्ट आ गई है कि वो फ़ैसला जो हिडन था वो सामने आ गया है। इन तमाम बातों पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो आखिर कब तक में मेरे साथ हैं। इनाम शेख साहब हैं। इनाम शेख साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। मज़र चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब वेलकम टू द शो। नासिर शिराजी साहब, शाही साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपसे शुरू करते हैं जी। हाउ डू यू सी 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? और मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में और मोस्ट अनफेवर्ड जो उनके लिए हालात थे, मुकदमात का सामना था, सज़ाओं का सामना था, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के एंटी थे वो। नाउ ही हैज़ बिकम 47th प्रेसिडेंट ऑफ USA एंड वेरी पावरफुल टू। आपके इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशी भाई, मैं बहुत मशकूर हूँ आपके चैनल के CEO साहब का और प्रोड्यूसर साहब का कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप कंडक्ट करते हैं और आवाम तक वो आगाही पहुँचाते हैं जो बहुत सारी जगहों से उनको नहीं मिल पाती। जहाँ तक आपने जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप साहब का, इसमें कोई अचंभे की बात भी नहीं है। मतलब वो सारों को पता है कि ही वॉज द मोस्ट फेवरेबल कैंडिडेट एट दैट टाइम। और इस वक्त ये भी हर एक को मालूम है कि अमेरिका इज़ दी ओनली सुपर पावर। आप जितना मर्जी कह लीजिए कि चीन और उभरता आ रहा है, लेकिन अभी भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एंड अमेरिका इज़ दी ओनली सुपर पावर। अगर आप उस टर्म्स में बात करें, जंगे करता है ना जी, बदमाशी वो करता हर जगह पे अपनी बात मनवा लेते हैं। चाइना जंग नहीं करता, चाइना इकोनॉमी की जंग लड़ता जी, उनको तरीका आता है अपनी बात मनवाने का। जो नहीं मानता उसको रास्ते से हटा देते हैं, निशाने इबरत बना देते हैं। ऐसी बेपनाह मिसालें आपको अरब ममालिक में भी मिलेंगी, पाकिस्तान में मिलेंगी, बहुत सारी दुनिया में मिलेंगी। विदाउट सपोर्टिंग USA, उसकी माइट से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि अब वो 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं और उनके पास ये फॉर्म 45 भी है और फॉर्म 47 भी है, क्योंकि 45 प्रेसिडेंट भी वही थे और 47th भी वही आ गए हैं। बहुत पावरफुल हैं। पिछले उन्होंने अपने टेन्योर में भी जो डिसीजंस लिए थे बड़े उन्होंने खुल के लिए थे और जो बात वो कहना चाहते हैं वो किसी से शर्माते नहीं, झिझकते नहीं, बड़ा ओपनली ब्लंटली उसको कह देते हैं। डेयरिंग लीडर है जी, ही इज वन ऑफ द लीडर्स जिसको मतलब दुनिया के अंदर समझा जाता है कि ही विल स्पीक आउट एनीथिंग। और ये चीज़ उनको एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती है। एक चीज़ और है कि ये उनके आने से जो कि हमें थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए इस तनाजुर में कि पाकिस्तान इंडिया के साथ क्या होगा। तो अब मुझे ये नज़र आ रहा है जिस तरह जो बाइडेन साहब ने इंडिया को बिल्कुल एक फ्री हैंड दिया हुआ था और बहुत ज़्यादा उसको डोमिनेट करवाया हुआ था। आप देखिएगा शायद चाइना की वजह से तो थोड़ी बहुत इंडिया को वो फेवर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी साथ साथ फेवर आएगी। ये जब भी आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पाकिस्तान को पहले भी फेवर जो की थी। इनके आने पर कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि तब्दीलियां आएंगी, तो क्या पाकिस्तान पे भी कोई असरात होंगे आपके? सर बिल्कुल होंगे। वर्ल्ड ओवर तब्दीली आनी है। एक तो सबसे पहले सबको मालूम है कि ये गजा की जो जंग बंदी हुई है, उधर 2 स्टेट जो उनका बनना है, अभी इस पे आगे बात करते हैं। मेरे मज़र इनका स्टांस जी जी बिल्कुल उस पे। जी मज़र कैसे देखते हैं आप इसके असरात जो है पाकिस्तान पे? आप देख रहे हैं कोई जी गवर्नमेंट चेंज होने के? देखिए, अमेरिका जो है वो अभी तक मतलब जो है ना वो हम समझते हैं कि जो सियासी लिहाज से, अस्करी लिहाज से वो सुपर पावर है। और अमेरिका का मैं समझता हूँ कि इसके सुपर पावर होने के पीछे एक कानून और आइन के ऊपर चलना भी है। देखें, हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं और दिन भी मुतय्यन होता है कि कौन सा मंगल आएगा। और 20 जनवरी जब से हमने होश संभाला है
यही देखते आ रहे हैं कि ना दिन आगे जाता है ना पीछे होता है। और जब इस तरह आप कानून और आइन के ऊपर अमल करते हैं तो फिर आपको मतलब जो है ना मिल जाती है, पावर भी मिल जाती है और मुल्क भी आपका चलता है और सारे मामला जो है ना वो दुनिया के ऊपर भी आपको सबकत हासिल हो जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अमेरिका की जो मीशत है वो एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए और उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। यही नहीं कि मतलब हम ये समझ लें कि वो हर मुल्क के साथ पंगा ले लेंगे या हर मुल्क की जो मतलब मामलात हैं उनमें मुदाखलत करेंगे। जहां वो समझेंगे ज़रूरी है और ख़ास तौर पे अमेरिका के मफादात के लिए वहां वो अपना किरदार अदा करेंगे। हम जो है ना वो हमें देखना चाहिए कि ज़्यादा फोकस उनका अमेरिका की जो मामलात हैं, जो पनागज़ीनों का मामला है, अमरीकी मईशत को मतलब जो है ना वो चाइना का जो एक चैलेंज दरपेश है उससे मतलब जो है ना वो बचाना और उसको अपने पाँव पे खड़ा रखना, ये भी उनके मतलब जो है ना वो सरे फहरिस्त होगा तरजीहात में। ये मतलब ये जो अब आपने चाइना की बात की, ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट तो है इनके दरमियान, क्योंकि पनामा की दोस्त ने तो खुले बंदों कह दिया कि मैं डेनमार्क को भी स्पेयर नहीं करूँगा, क्योंकि जो पनामा की जो नहर थी वो हमने डेनमार्क को दी थी, अगर उस पर उसने आगे से उसको कर दिया है, चाइना को दे दिया, तो वो मैं हम वापस ले लेंगे, उसकी एड भी रोक देंगे और हम फिर उसको छीन भी लेंगे। तो पाकिस्तान का भी फटा जो है, पाकिस्तान का चीन के साथ जो रिलेशन है वो खटकता है, सी पैक भी खटकता है। उस तनाज़ुर में आपका टेक मुख्तसर सा दे दीजिए। जी देखें, डोनाल्ड ट्रंप एक बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि वो पहले भी आए हैं, ठीक है, और उस दौरान भी पाकिस्तान की जो मतलब जो है ना जो मामलात थे वो चलते रहे हैं। चाइना के साथ जो हमारा ताल्लुक है ना उसको अमेरिका जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो ख़त्म नहीं कर सकता। और क्योंकि ये एक चीज़ होती है जी, बाहमी मफादात हैं और आप समझते हैं कि आने वाला जो हमारा दौर है इसमें चाइना के साथ जो हमारे स्ट्रेटेजिक मामलात हैं और हमारे जो तजारती मामलात हैं वो मज़ीद मजबूत होने जा रहे हैं। जबकि अमेरिका के साथ हमारा जो ताल्लुक है मतलब जो है ना वो तजारती भी है, सारा कुछ है, लेकिन उस तरह की वो उसमें गर्मजोशी नहीं है, उस तरह की उसमें सिंसेरिटी नहीं है। तो लिहाजा मैं समझूंगा कि इसको इतना बहुत ज़्यादा हवा नहीं बना देना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो आएगा और पाकिस्तान के मतलब जो है ना जो मामला है इस वक्त मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई मामला अमरीकी मफादात को दरपेश नहीं है हमसे और इस खित्ते में, जहां अमेरिका को अपने कुछ मखसूस मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हो। तो जब तक कोई ऐसा मामला आता नहीं है उस वक्त तक पाकिस्तान के मामलात में कुछ बहुत ज़्यादा मुदाखलत मुझे नज़र नहीं आती। राइट। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे कोई बहानियों का फटा हो या कुछ हो? क्योंकि एक ये मौक़िफ़ जो है हुकूमती बार बार कही जा रहा है, हसन अयूब जैसे टाउट जो हैं, जो मतलब पैराशूटर हैं, उनके ज़रिए कहलवाया जा रहा है कि पाकिस्तान में उनका कोई इस वक्त इस खित्ते में मुफाद नहीं है। मैं नहीं समझता, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पोजीशन पाकिस्तान की ये इतनी ऐसी है कि इधर हर वक्त अमेरिकन मफादात जो हैं वह बस्ता होते हैं। तो आप समझते हैं कि उनके ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद और उसका जो हुकूमत आएगी, जैसे मैंने अभी मिसाल दी पनामा की नहर की, उसने यूरोपीय यूनियन का बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है डेनमार्क, उसने उसको धमकी लगा दी है पार में आने से पहले। कनाडा को उसने कहा कि 200 अरब डॉलर जो देते हैं वो हम उनको नहीं देंगे, बल्कि सो मच सो कि उन्होंने कहा जी कनाडा को हम अपनी 51वीं या 56वीं रियासत भी बना सकते हैं। तो हाउ डू यू सी इट? अमेरिका में जब भी हुकूमत चेंज होती है या जो भी सदर आते हैं, अगर हम पिछले 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें जी जी, तो तमाम हुकूमतों में एक चीज़ हमें कॉमन नज़र आती है, वो ये है कि अमेरिकी हुकूमतें तोसी पसंदाना अज़ाइम रखती हैं। अपने मफादात के लिए वो बड़े से बड़ा क्राइम यानी एक मुल्क को मलिया मेट कर देना जो है यहाँ तक कर गुजरती हैं। और उनसे अगर हम ये तवक्को रखें कि वो कोई मुसलमान मुल्कों के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से लिए कोई बहुत ही कोई मस्बत रोल अदा करेंगी, तो मैं समझता हूँ ये हमारी गलतफहमी है। दहाइयों का रिकॉर्ड तो यही है। देखिए, कैरी बुश हो, काशिफ साहब, कैरी बुश हो, जॉर्ज बुश हो, बाइडन हो, ये 3 अदवार तो आप ख़ास तौर पे देखें ना, इनमें 8-8 साल की टर्म भी है बाज़ लोगों की, तो इन्होंने
इराक को तबाह किया, इन्होंने लीबिया को तबाह किया, इन्होंने सूडान को तबाह किया, यमन के खिलाफ यमन के खिलाफ इन्होंने फौजकशी की, और अब अफगानिस्तान को तबाह किया। और उसके बाद बाइडन ने जो कुछ किया वो तो इतनी नफरत समेट के गया है कि मेरा ख्याल है कि उसकी तो कब्र पे भी लोग जाके जूते ही मारा करेंगे, वो इतनी नफरत समेट के गया। आज उन्होंने एक बयान दिया है इसने, ट्रंप ने, उसने कहा जी करप्ट हुकूमत बाइडन की आज खत्म हो गई। जी बिल्कुल ठीक है। उनके बेटे पे आपको पता है बड़ा करोड़ों और जी ऐसे ही उन पे इल्जामात हैं, अरबों डॉलर के इल्जामात हैं और वो उस करप्शन में शामिल रहे हैं। यूक्रेन में भी उसने भी बड़ी करप्शन जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से देखें तो जो तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं, यानी हुकूमती अकाबरीन के हवाले से मैं कहूँगा वो दुरुस्त नहीं है। मसला अगर हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि हम कोई प्रेशर कबूल नहीं करेंगे, तो आईना तो आपने अपने इंट्रो में उनको दिखा दिया। और जब पंजाब में हुकूमत थी और रेमंड डेविस को छोड़ा जा रहा था, तो इस वक्त ये अपने पाँव पे खड़े हो जाते और आफिया सिद्दीकी को डिमांड कर लेते। आज जो कहते हैं जेल में मौजूद थे जी जब छोड़ा गया, फैसिलिटेशन में सबका बुखारी के वालिद उसका वकील थे जी ऐसे ही जाहिद बुखारी, तो ये सब फैसिलिटेट करने में पेश थे, बल्कि कोशिश कर रहे थे कि हमसे कोई ऐसी गलती ना सरजद हो जाए कि अमेरिका बहादुर हमसे नाराज हो जाए। वो जो मस्जिद में मौजन अजान देता था वो भी बंद करवाई गई थी। जी बिल्कुल कि जी रेमंड डेविस को नींद नहीं आती। मुझे अच्छी तरह याद है जी, मैंने उस पर कॉलम भी लिखा था कि वहाँ अजान रोक दी गई कि रेमंड डेविस को नींद नहीं आती होता है। तो ये तो इनका अमाल नामा है। अब ये किस मुंह से हमें ये बातें सुना रहे हैं कि जी कोई प्रेशर कबूल नहीं करेंगे। इन्होंने हर ज़माने में प्रेशर कबूल किया और इनकी बात नहीं है, हर ज़माने में हर हुकूमत प्रेशर कबूल करती है। देखिए जो मुल्क इक़्तिसादी एतबार से मजबूत नहीं है और दिफाई एतबार से मजबूत नहीं है, वो ये दावा कर ही नहीं सकते कि हम फलां का प्रेशर कबूल नहीं करें। शाह साहब मुझे ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि गजा में तारीखी जंगबंदी मेरे नामजद मशीर की वजह से हुई है, क्योंकि मैंने हतमी डेडलाइन 20 जनवरी की दी हुई थी। आप समझते हैं कि जंगबंदी का सेहरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे होगा जी जो बाइडन में, क्योंकि अभी तक जो बाइडन अभी 4 घंटे तक इसके ओथ उठाने के बाद भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो, सॉरी यूएसए। जी बिल्कुल ऐसे मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है उनकी बात में वज़न है। देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये वाज़ेह हिदायत और उन्होंने अपने नुमाइंदा खुसूसी का जिक्र किया, अगर वो बीच में ना होते और इसराइल चाहता जंग जारी रखना तो रख सकता था, लेकिन अगर उसने जंगबंदी की है तो वो ये जान चुका है कि बाइडन इज गॉन, बाइडन का असर उसको ख़त्म है। अब अगर उसने डील करना है आइंदा तो उसने ट्रंप के साथ डील करना है। और मौजूदा हुकूमत जो इसराइल के अंदर है वो तो डामाडोल है। नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा काबिल नफरत कैरेक्टर है इसराइल के अंदर। वो तो जाहिर है जी, इसराइल के अंदर उससे जो नफरत है हम यहाँ बैठ के उसका अंदाजा नहीं कर सकते। उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि उसको कोई अपना ही आदमी कत्ल कर सकता है। बेसिकली तो इस जो कत्ल आम के पीछे बाइडन गवर्नमेंट थी ना जी। जी बिल्कुल थी, उन्हीं की सपोर्ट थी और वो दुनिया को दिखाने के लिए ये कहते रहे कि हम जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं और हमने वार्निंग दी है और सब कुछ। और अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये ड्रामा जारी रहा कि जनाब उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई और ये सब ड्रामा था, हकीकत इसमें कुछ भी नहीं थी। वरना ये कैसे हो सकता है कि वारंट जारी किया जाए। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ताकतवर को पूरी दुनिया में कोई भी नहीं पकड़ता। शेख साहब कैसे आपका इसके ऊपर टेक, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और जाहिर है कि हम 1.5 साल से देख रहे थे कि जंगबंदी वाली कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये कुछ दिनों में ही ऐसी डेवलपमेंट हुई कि जंगबंदी हो गई। अल्लाह करे आगे भी ऐसे रहे। तो आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात में कोई सच्चाई है? उन्होंने कहा जी मेरे मशीर की वजह से। इसके साथ ये भी जवाब दे दीजिएगा कि माजी में पाकिस्तानी हुकूमतों पर अमरीकी हुकूमतों का कितना असर रसूख रहा है? काशिफ भाई 2 मिनट दीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल आप डिबेट कर रहे हैं और इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझाना कि हो क्या रहा है। जहाँ तक आपकी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर कितना उनका इन्फ्लुएंस रहा है, ये तो हर बच्चे को पता है कि हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है और बेपनाह रहा है। अब मैं थोड़ा सा अपने पेशे रोज से इख्तलाफ करूँगा। पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उन्होंने कहा है कि मैं फ़लस्तीन की एक अलहदा रियासत वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसराइल अलहदा रियासत होगा, फ़लस्तीन आप देखिएगा अभी चंद एक साल के अंदर ये सारा हो जाना है। दूसरी तरफ वो ये चाह रहे हैं कि ईरान के अंदर रजीम चेंज करना। ईरान की रजीम चेंज करने के साथ साथ चाइना के साथ भी वो बहुत ज़्यादा पंगा ले रहे हैं। चाइना के ऊपर भी वो अभी आप देखेंगे बहुत सारे एम्बार्गोस लगाएंगे, चाइना के साथ वो करेंगे अभी, और उसको पुश करने के लिए वो इंडिया को भी सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे कि खिंचाएंगे? नहीं, पाकिस्तान को सर सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने शायद देखा है
कल रात को बयान आ गया है IMF का और वर्ल्ड बैंक का कि पाकिस्तान को हम $20 बिलियन देने को तैयार हैं। वो पाकिस्तान जिसको $1 बिलियन नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी बैठ गई थी, उसको कल वर्ल्ड बैंक और IMF का बयान है कि हम पाकिस्तान को आसान शराइत पे $20 बिलियन देने को तैयार हैं। और ये सारी चेंजेस ऐसी ओवरनाइट नहीं आ गई। $1 बिलियन के लिए तो उन्होंने आपके लाख सर हमारा $1 बिलियन के लिए इकॉनमी बेड़ा गर्क हो गई थी। अब $20 बिलियन वो खुद दे रहे हैं, मजबूर कर दिया। $20 बिलियन वो खुद दे रहे हैं। $5 बिलियन सऊदी अरब ने भी कल ऐलान कर दिया। ये कल का ऐलान आता है, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को यह फंड देंगे। तो ये सारी जो चेंजेस आ रही हैं ये पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस की वजह से है। शेख साहब कौन जीता तेरी जुल्फ के सार होने तक? सर ये नहीं, ये उस तरह वो पाकिस्तानी बयान नहीं है सियासतदानों के कि आज कुछ कह दें और कल कुछ कह दें। स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक हम इनके बयान सुन सुन के नहीं, वो पाकिस्तानी बयानात नहीं है, वो बकायदा एक ऑथेंटिक पार्ट की तरफ से बयान आ रहे हैं। अच्छा, ये आपकी बात में चले अगर मान भी लेता हूं जी, तो उसकी शरायत क्या होंगी कि किसके इवज दे रहा है? हम उनके प्यारे थोड़ी हैं जी। सर ऑब्वियसली देखिए, ये जितने भी लोन्स दिए जाते हैं ये आपके डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं। जो बाइडन के पास तो अब इस टाइम पे आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने $1 अरब के लिए जो बाइडन के पास सर पीडीएम की गवर्नमेंट को 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए। पीडीएम की गवर्नमेंट तो अपना एक एसएचओ तब्दील नहीं कर सकती, तो फिर वो किसको देंगे? सर पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगा। उनके IMF के अपने, आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक कौन है? वो पैसे दे के वो सारे पैसे उन्हीं के थ्रू रूट होंगे, वो सारे के सारे उसे डेवलपमेंट। अच्छा, वो डेवलपमेंट के वो तो एक अलग चैप्टर है। आपका सवाल था कि जी चेंज क्या आएगी, तो गल्फ के अंदर बिल्कुल चेंज आएगी, उसमें भी चेंज आएगी। और प्लस ये फलस्तीन को एक अलहदा रियासत करना चाहते हैं। और जो बाइडन इन मामलों में बड़े क्लियर हैं, उसके अंदर कोई उसमें इबहाम नहीं है। उन्होंने ईरान के अंदर भी रजीम चेंज करनी है। आपने देखा है ईरान के अंदर रजीम को, अभी आप ये देख लीजिए ना कि उनके आने की वजह से दुनिया के अंदर किस तरह प्यूटन किस तरह के बयानात दे रहे हैं, बाकी तरफ से किस तरह के बयानात आ रहे हैं। लेकिन उसने आज तो ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास को सपोर्ट करने के लिए अब फंड्स नहीं है ईरान के पास। आज किस सर उन्होंने, क्योंकि मैंने आपको गुजारिश की है ना कि ईरान की रजीम चेंज करनी है, अब वो इस किस्म के बयानात देंगे ना, अब उधर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट, डिस्टर्बेंस जैसे अप्रैल में यहाँ पे रजीम चेंज हुआ था, ईरान में ऐसा हो सकता है? सर बुनियाद प्रस्ताव हर जगह पे एक डिफरेंट तरीका होता है। और इतने उनके पास रिसोर्सेज और इतने उनके पास मसल्स हैं, दे कैन डू इट। उनके पास बिल्कुल मसल्स हैं। और आजकल ईरान के अंदर जो हालात है ना, वो भी कोई इतने अच्छे नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली भी वैसे। 1979 से अब तक इनको कामयाबी तो ईरान में नहीं मिल सकी है ना, वो रजीम जो है चेंज करने की। सर अभी तक तो नहीं मिल पाई, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उधर ईरान के अंदर भी लिबरलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है। आप देखते हैं उधर भी ख्वातीन किस तरह कर रही हैं और दुनिया चेंज हो रही है। उस बदलते दुनिया के साथ बहुत सारी डेवलपमेंट्स आप देखेंगे। राइट जी। मजहर, एक तो ये बता दीजिए कि गजा में जो जंग बंदी हुई है, ट्रंप कह रहे हैं कि जी वो मेरी वजह से हुई है, मैंने करवाई है, अगर ये 20 को ना करते तो फिर मैं देखता। जो बयान उसने दिया था आपको पता है। और माजी में पाकिस्तान की हुकूमतों पर अमरीकी हुकूमतों का कितना असर और रसूख रहा है, और अब आने वाले दिनों में वो पहले जवाब दे चुके हैं। और साथ में इसके ले लीजिए ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया जी, दाखिली मामलात पर बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे। ये वो साहब हैं कि जो माजी में पार्लियामेंट में खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बोलते रहे। अच्छा, जहाँ तक जो ग़ज़ा की सूरत हाल तब्दील हुई है, जंगबंदी हुई है, मैं समझता हूँ तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक एहसान है, दुनिया पे भी, मुस्लिम दुनिया पे भी, इसराइल पे भी। देखें, ये एक लड़ाई जारी थी और मतलब जो है ना अफ्रीकन चाह भी रहे थे कि किसी ना किसी तरह से ना कोई मतलब जो है ना वो रास्ता निकल आए, लेकिन अपनी अपनी अना में लगे हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक वाज़े बात कर दी, मतलब जो है ना वो धमकी दे दी कि अगर मतलब हमास, क्योंकि हमास भी रुकावट रहा, वो भी यरगमाली छोड़ने में मतलब जो है ना वो रुकावट बना रहा। अब दोनों तरफ से मतलब जो है ना वो कैदी छोड़े जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये सारा हुआ है, और नहायत खुशाइंद बात है। और अगर आगे जाके मतलब जो है ना फलस्तीन को एक अलग रियासत बनाया जाता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इससे ये हो जाएगा कि आपका जो इस खित्ते में या फलस्तीन में अमन हो जाएगा। तो इस हवाले से तो डोनाल्ड ट्रंप जो वाजे हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं जंगें खत्म करूंगा, कोई नई जंग नहीं छेड़ूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो 4 साल रहते हैं तो 4 साल के दौरान कम से कम फलस्तीन में अमन हम देख सकते हैं, अमन की उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा, ये जो जंग बंद कराई उसने, आप सेरा तो बांध रहे हैं ट्रंप का,
तो ये एक थप्पड़ नहीं है मुस्लिम ममालिक के और हमसाए जो मुसलमान हैं? जी, देखिए मुस्लिम ममालिक की अहमियत क्या है, मुस्लिम ममालिक OIC है, वो बाकी जो है ना, बाकी देखिए सबसे बड़ी बात तो आपकी तकसीम है। जब आप में इत्तेहाद ही नहीं है, ठीक है, OIC आपने बनाई हुई है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारे मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन मुत्तहिद है नहीं, ठीक है। तो मुस्लिम दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला शिया सुन्नी, आप मसल की जो तजादात हैं वो ले लें, और या इसको भी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करता है यूरोप और अमेरिका जी। जी, तो इस वजह से मुस्लिम ममालिक को मतलब जो है ना वो अपनी अहमियत का पता है, और अमेरिका का जो रोल है उसको भी मतलब जो है ना वो सारी दुनिया जानती है। बाकी जो आपने बात की है कि पाकिस्तान के तनाज़र में मतलब जो है ना यहाँ किस तरह से अमेरिका का रोल रहा है, तो वो तो बात मतलब जो है ना वो सब जानते हैं कि शुरू से लेके अभी तक जो है वो पाकिस्तान में अमेरिकी हुकूमतों का अमल दखल, मुदाखलत, ये सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन जैसा कि शेख साहब बात कर रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी देखें अभी ये चीज़ें वाज़ेह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो क्या करना चाहते हैं, क्या अगर देखें ईरान वाला मामला अगर वो छेड़ लेते हैं, चाइना का तो पहले हाँ, मतलब एक और उनके बहुत साथ बड़ा है, पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो ये मैं समझूंगा कि फिर वही बात आ जाती है कि फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो जो प्रेशर जिस तरह से हम बढ़ देखना जाएगा। चाह रहे हैं कि वो प्रेशर उस तरह से नहीं बनेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो सीरिया में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान डायरेक्ट उनके निशाने पे आ गया, क्योंकि ईरान के ऊपर तो वो बिल्कुल साथ आके बैठ गया ना, इसराइल भी बैठ गया, आप समझ रहे कि अमेरिका भी बैठ गया, तो उसके साथ हमारा बॉर्डर लगता है। नहीं, मैं समझता हूँ ये देखें, ये बातें हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि ईरान है, अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। देखें पाकिस्तान के मामला अलग है, पाकिस्तान ने कभी जो है ना वो इस वक्त ईरान की तरह मतलब जो है ना जंगजुओं को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। ईरान जो है ना वो जंगजुओं को सपोर्ट करता रहा है और अमेरिका को मतलब चैलेंज भी करता रहा है। पाकिस्तान तो ऐसा सोच ही नहीं सकते, हम तो माई बाप कहने वाले लोग ख्वाजा हैं। आसिफ के स्टेटमेंट पे जरा बता अच्छा, दीजिए। ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है, देखें ये इस तरह के स्टेटमेंट जो है ना वो अहमियत तो कोई नहीं रखते, गैर जिम्मेदाराना नहीं है, बेवकत की रागनी लेकिन नहीं है अभी। मसला, हाँ जी, मसला फिर वही आ जाएगा कि हमें देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो हमारे मामलात में, खासतौर पे PTI या इमरान खान के मामलात में मुदाखलत करते भी हैं या नहीं। फिर हमें जी राइट, ठीक आ गया पे शाही साहब। एक तो हुकूमत ने एक स्टेटमेंट, डोजियर हम इसे कहते हैं, वो डोजियर फेंका थ्रू मीडिया। उन्होंने कहा जी 9 मई पर जो जुडिशल कमीशन बनाना है वो तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात थे उनमें GH के ऊपर हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, और शहदा की जो यादगार है वो उनको नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद इरफान सिद्दीकी साहब मीडिया पे आते हैं कोई 1 घंटे के बाद, उन्होंने कहा जी जो खबर है ये फेक है, अभी तो हम मशवरा कर रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं जी, कुछ क्या कहा भी ना और कह भी गए, तो वो डोजियर को इन्होंने खुद ही कर दिया। काशिफ साहब, बात यह है कि फर्स्ट कीजिए एक शख्स पे इल्ज़ाम है कि उसने कहीं आग लगाई है, कहीं फायरिंग की है, और उसके नतीजे में बहुत इंपॉर्टेंट इमलाक जो हैं वो तबाह हुई हैं। फर्स्ट कीजिए किसी एक शख्स पे ये इल्ज़ाम है और वो शख्स कहता है कि जनाब आप जुडिशल कमीशन बना दें और उसकी इंक्वायरी करा लें, तो इसमें हरज क्या है। और जो लोग ये इंक्वायरी कराने पे, सॉरी टू इंटरप्ट, सलमान अकरम राजा ने अब से 1 घंटा पहले कहा है, उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि 26 नवंबर और 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाई जाए और जिसने गायब किया उसका नाम लिया जाए। जी, जब जुडिशल कमीशन बनेगा और उसके TOR तय होंगे और उसमें जो लोग भी शामिल हो गए, वो 1 रुकनी है या 2 रुकनी है, 6 रुकनी है, वो जैसे भी हो वो कमीशन होगा, तो उसमें ये तमाम चीज़ें मांगी जाएंगी। और जब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वहाँ अंदाज़ा हो जाएगा पूरी दुनिया को कि असल कहानी थी क्या। मैं समझता हूँ अगर 1.5 बरस से ये जुडिशल कमीशन नहीं बना, 9 मई के फ़ौरन बाद बन जाना चाहिए था, 1 माह के अंदर अंदर बन जाना चाहिए था, और जो कसूरवार हैं वो उसमें सामने आ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, जुडिशल कमीशन बन जाता है तो PTI का मुतालबा है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस, चले जी मौजूदा चीफ जस्टिस, उसके बाद 2 हैं, अगर उन पे एतराज़ हो, जिस तरह आज डेवलपमेंट हमने देखी है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर उस जुडिशल कमीशन की सिफारिशात वो कौन मानेगा? PTI तो फिर नहीं मानेगी उनको। देखिए जी, अगर तो इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं तो दुनिया मान जाएगी, PTI भी मान जाएगी। और अगर वही कुछ होता है जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके कोलीग के साथ हुआ,
कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को डिक्टेट कराने की कोशिश की गई है इन अ वे, या उनको बाईपास करने की कोशिश की गई है, तो फिर इस टाइप के जुडिशल कमीशन, उसकी इंक्वायरी, उसकी फाइंडिंग्स और उसकी जो रिपोर्ट है उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे जैसे जस्टिस समूदुर्रहमान कमीशन और इसी तरह जावेद इकबाल साहब ने वो उसामा बिन लादेन के हवाले से कमीशन में जो कुछ कहा, उन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। हकायक कुछ और होते हैं और उनको ट्विस्ट करके रिपोर्ट कुछ और तैयार हो जाती है, लेकिन दुनिया हकायक तक पहुंच जाती है। अब आप देखिए, समझते हैं कि जो मुज़ाकरात है तातुल का शिकार होते नजर आ रहे हैं? मेरे हिसाब से तो जी मुज़ाकरात से अब निकलना कुछ नहीं है। देखना यह है कि पीटीआई का पैमाना सब्र कब लबरेज होता है और वो इन मुज़ाकरात से बाहर आ जाते हैं। ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात का ये जो मजाक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो तमाम हुज्जत कर रहे हैं अच्छा। ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि हमने हर मुमकिन कोशिश की, और उनकी इन तमाम कोशिशों से दूसरी तरफ का जो रवैया है वो उनका खेल वाजे कर रहा है कि उन्होंने कितना इसको मिसयूज करने की कोशिश की। वरना काशिफ साहब, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये तो 2 दिन का काम था कि पहले दिन ये तय हो जाता कि हाँ जी हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, फरवरी के हिसाब से भी बना रहे हैं और 9 मई पे भी बना, यानी इलेक्शन को भी मैं बीच में शामिल करता हूँ ना जी, इलेक्शन पे भी बना देते हैं और 9 मई पे भी और 26 नवंबर पे भी। उसमें देर कुछ नहीं होनी चाहिए थी। और अगली जो मीटिंग होती, मुज़ाकरात का जो अगला सेशन होता, उसमें उन नामों का ऐलान करके काम शुरू कर दिया जाता। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये 2 रोज से ज्यादा का काम था नहीं। अब अगर इसमें 2 माह लगाने का प्रोग्राम है तो मैं समझता हूँ नियतों के फतूर के अलावा कुछ है नहीं। और आप पूछेंगे कि किसकी नियत में फतूर है, तो देखिए अपोजिशन के पास तो देने के लिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ है नहीं। जो कुछ देना है हुकूमत ने देना है, नथिंग टू लूज जी। तो जो कुछ करना है, अच्छा करना है या बुरा करना है, वो भी हुकूमत के अकाउंट में जाएगा। राइट शेख साहब? सर इस पे सिर्फ इतना सर्च करूंगा कि अभी जो हालात ज़्यादा अर्ज करें हैं ना जी, आपके आप प्रोग्राम इसको के डिटेल तवसत से, बताएं। आज 20 जनवरी आप नोट कर लीजिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे थे बैकडोर, और वो मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। अच्छा जी बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं, और उनकी डेवलपमेंट भी आप देखेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि जो मेरे पेशे रो फरमा रहे थे कि जी हुकूमत के पास देने को लिए है और अपोजिशन के पास कुछ नहीं है, तो मेरा ख्याल है इसका उल्ट है। हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है, डिफेक्टो को ऑपोजिशन के पास इस टाइम था, इमरान खान के पास था, उन्होंने वो अपने कार्ड बड़े अच्छे तरीके से प्ले किए। बड़े अब्बा ने देना है जी, और सर साहब बड़े अब्बा ने देना है। सर आप ये देखिएगा कि अभी ये इलेक्शन, टेक माय वर्ड्स, ये 2026 के एंड में या 2027 के शुरू में ये इलेक्शन हो जाने हैं। तो फर्क क्या रहा फिर? सर 29 में होने थे इलेक्शन, सर 29 में होने थे इलेक्शन। शेख साहब आपने इन काशिफ साहब 2 फिक्रे मेरे भी ले लें, फिर जाएं शेख साहब के पास। पहली बात तो ये, जो मुज़ाकरात करें पीटीआई से क्यों कर रहे हैं? ये तो कहते थे जी हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, हम तो जीती हुई हुकूमत हैं, हम तो जेन्युइन इलेक्शन के जरिए आए हैं, तो क्यों कर रहे हैं मुज़ाकरात? तो साइड पे चले सर गए। वो तो 6 माह की सियासी बयानात थे ना, सियासी डिसीजन आना चाहिए, वो तो नहीं हुआ। देखिए सियासी बयानात होना कुछ और है, बैकडोर डिप्लोमेसी होना कुछ और है। आप इसको जरा और तनाजुर में देखिए कि अभी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जो ग्लोबल हालात चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको डेवलपमेंट अगले चंद माह में नजर आएंगी। और आप ये समझ रहे हैं कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो डिफेक्टो है, इनको तो हमने 1.5 साल से देखा, इनको तो इस्लामिक ममालिक जो हैं वो भी कुछ पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं लेट द थिंग्स रोल के, मतलब आती है सामने कोई ऑथेंटिक बात आती है, फिर इस पे बात करेंगे। सर देखिए मेरी बात सुनिए, आप अगर ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से किसको इनवाइट किया? किसी को भी इनवाइट नहीं किया। तो हमने प्रोग्राम किया तो था। सर आप इससे अंदाजा कर लेना पाकिस्तान की वैल्यू। पाकिस्तान इन्होंने लॉबिंग की थी, अपने एम्बेसडर को भेजा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि फोन पे मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो एक्सेप्ट नहीं। तो सर पाकिस्तान की ये तो वैल्यू है। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा ये उसको तो फिर 20 अरब डॉलर क्यों देंगे वो इनको, अगर ये वैल्यू है? वो आप ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से सवाल कीजिएगा, ये कल जरा आप उनसे पूछ लीजिएगा। एक तो जुडिशियल कमीशन जो डोजियर उन्होंने फेंका कि अपना जिस तरह की बातें जो है ना वो शेख साहब कर रहे हैं ना, उनमें भी थोड़ा सा तजाद आ गया है। अच्छा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की इतनी अहमियत वो बता रहे थे, और कि मतलब जो है ना वो अमेरिका वर्ल्ड बैंक से 20 अरब डॉलर जो है ना वो हमें दिलवाने की मतलब जो है वो कोशिश करेगा। और आप इस तरह, बहरहाल जो मैं देखता हूँ कि ये जो मामला है आपका जुडिशियल कमीशन का या बाकी जो मामला चल रहे हैं, देखें वही बात आ जाती है कि ना तो मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है और ना ही मुज़ाकरात के लिए पीटीआई संजीदा थी।
ये इनको जो बंदा मजाकरा ये पसे आईना और सरे आईना वाली बात वही है। बात आ जाती है, वो लोग हैं जिन्होंने इनको बिठाया हुआ है। हाँ अलबत्ता ये बात हो सकती है शेख साहब की कि जो बैकडोर मुज़ाकरात है ना वो मतलब जो है ना वो चल रहे हैं, और वो शायद किसी नहीं, शेख साहब कह रहे कामयाब हो सर गए। स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में, आपको ये बता दूं। शेख साहब की अगर बातें सच साबित हो जाएं तो हम समझते हैं कि मुल्क के लिए अच्छा है, क्योंकि वो मस्बत अंदाज में सारा कुछ आगे ज्यादा देख रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल बनेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो है ना वो जो इस तरह के अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं पीटीआई के और सारा कुछ, तो उसके नतीजे में जो है ना वो पीटीआई को फिलहाल ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि तातुल का शिकार हो सकते हैं मुज़ाकरात? आप जैसी स्टेटमेंट्स आ लेकिन रही हैं। मुज़ाकरात मैं समझता हूँ इसी तरह ये चलते रहेंगे जब तक फाइनल जो पीछे से जो मतलब जो है ना इनको डिक्टेशन नहीं मिलेगी, पीछे से ऑर्डर नहीं मिलेंगे, ये जाहिरी तौर पे जो है ना वो इसी तरह चलाते रहेंगे। और जब पीछे से ऑर्डर मिल गया है, पीछे से मतलब जो है ना वो इनको इशारे मिल गए, तो फिर कोई ना कोई चीज हमारे सामने आ जाए। ये तमाम सियासतदान इंक्लूडिंग पीटीआई अवाम को मामू बनाते रहेंगे। जी आपका बिल्कुल मतलब? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट पीछे है। जी शाही साहब ऐसे ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो आप बिलिंग टैक्टिक्स देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से, हुकूमत एक ख़ास मकाम पे पहुंचने का इंतज़ार कर रही है। वो मकाम आएगा अप्रैल और मई में। वो क्या है? पीटीआई की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं उनको ये कहा गया है, ये अपील की गई है, और कैंपेन जो है वो भी शायद अभी तो नीमे बरूँ चल रही है। अगर वो कैंपेन तेज़ हो गई और उसका रिज़ल्ट आ गया कि उन्होंने $2 अरब के करीब जो है वो डेंट डाल दिया, तो हुकूमत का रवैया होगा कुछ और अगर वो डेंट ना डाल सका किसी वजह से, फ़र्ज़ कीजिए $1 अरब या $50 करोड़ ही कम होते हैं, तो फिर हुकूमत का रवैया कुछ और होगा। हम इस वक्त $1 अरब तो बहुत बड़ी बात है। हम तो $1 करोड़ और चंद करोड़ डॉलर के लिए मरे जा रहे हैं। हमारी तो जो है नब्ज़ें डूब जाती हैं। हमारे पास तो डे टू डे अखराजात के लिए पैसे नहीं हैं। हमारी हुकूमत चल कैसे रही है आप देख रहे हैं ना। 8 मरतबा आपने 800% जो है वो गैस की कीमतें बढ़ा के आप हुकूमत चला रहे हैं, और दर्जनों IPPs जो हैं वो गवर्नमेंट के अपने हैं। अगर कौम को रिलीफ देने का मामला होता तो सबसे पहले गवर्नमेंट के अपने IPPs बंद कर देते। लिहाजा उन IPPs के थ्रू जो लूट खसूट जारी है उससे डे टू डे आपका एक्सपेंस हो रहा है। तो कहाँ की मईशत और कौन सी मईशत में बेहतरी? और स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ जनवरी में दूसरी मरतबा जो है वो तकरीबन 2 जो उसके झटके आए हैं 10 अरब रुपया लोगों का डूब गया है। तो ये जो हमें कहानी सुनाई जा रही है ना, इसका एंड होना है अप्रैल और मई के आसपास। हमने इस पे बेशुमार प्रोग्राम किए। डॉक्टर कैस असलम साहब भी थे उन प्रोग्राम में। ये जो अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था माजी गवाह है, और अब भी यही हुआ कि जो स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर आर्टिफिशियल राइस लेके जाया जाता है और उसके बाद उसको गिराया जाता है, उसमें हुकूमतें भी शामिल होती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो नारे लगा रहे थे, शुक्र है वो अब नारे बंद हो गए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का पाकिस्तान जैसे कंट्री में इकोनॉमी से ताल्लुक़ कोई नहीं है। क्यों जी, आप एग्री करते हैं इस बात से? आपने वो जवाब नहीं दिया कि ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट थी वो उन्होंने कहा कि जी दाखिली मामला पर बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे, आप स्किप कर गए उसको। सर मेरा ये ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब बड़े इररेलेवेंट है इस मामले के अंदर, और मतलब वो किसी भी मुज़ाकरात के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूं, वो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे ही लगता है कि हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ये पीटीआई के स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हैं। स्टैब्लिशमेंट और इनकी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट करवा रही है। वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे इस्तेकाम आए, आगे बढ़े, काम हो, और ये सारा मामला हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। ये बड़ा अच्छा मौका है, पाकिस्तान एक रास्ते आ जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता, आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ना इकॉनमी की, आप सर मुझे जाके कोट लखपत में, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में या किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट में सिर्फ एक प्लॉट मुझे इस टाइम लेके दिखा दें, कहीं पे आपको एक प्लॉट मिल गया ना। सर इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सर इंडस्ट्री बंद पड़ी है। सुन रहे हैं, ये जो कोट लखपत का आपका इंडस्ट्रियल स्टेट है सारी, इधर जो है जो इंडस्ट्री के लिए प्लॉट मिले हैं वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, लोगों ने घर भी बना लिए हैं। मैं तो मानूं पंजाब हुकूमत को कि वो प्लॉट्स खाली कराए जाए। उधर 4 चैनल भी ये आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं भी कहना चाहूंगा, उधर 4 चैनल भी हैं। बिल्कुल ऐसा है। वो इंडस्ट्रियल स्टेट है, वो इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसके लिए ये नहीं, काम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे घर भी हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट को नोटिस लेके प्रूव करना चाहिए कि वो कर रहे हैं कुछ। राइट। मगर कैसे देखते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ, अफसोसनाक है कि ये जाहिर है कि एक जो हेड ऑन कोलिजन होने जा रहा है, और नज़र आ रहा है अब तो मीडिया में भी आ गया, तो ये डिक्टेट जो कराया जा रहा है
आइनी बेंच के नाम के ऊपर जूनियर जजेस का आइनी बेंच बनाया जाता है और हर केस को उनके अंडर देने की जो कोशिश है, आप समझते हैं कि निज़ाम इंसाफ के ऊपर कारी ज़रब है। और जो इस वक्त पाकिस्तान पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और इंसाफ की फराहमी में मदाखलतें जो हैं उसके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस है और आगे कार्रवाई भी सुना होने जा रही है, तो उस तनाज़ुर में पाकिस्तान के लिए कैसा है ये? देखें जी, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ना वो अदलिया, जो जिस तरह से हम पहले बात करते हैं कि इंतजामिया मुकन्नना की तरह अदलिया जो है ना वो एक सुकून है, तो वो बात नहीं रही। अब अदलिया आपकी पार्लियामेंट के ताबे हो गई है, ठीक है। और ये आईनी बेंच बनाने का और ये आईनी बेंच को मुकदमा भेजने का जो मकसद इन्होंने राह खोली है, ये इसका मकसद यही है कि मतलब जो है ना जो मनपसंद फैसले लिए जाए, जो जजेस जो है ना वो मतलब जो है ना वो नहीं आएंगे और इनकी तरफ मतलब डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे, उनको मतलब इस तरह से बेअसर कर दिया जाएगा। जिस तरह से आज हमने मतलब जस्टिस आयशा जो है ना वो उनकी रिमार्क्स सुने और जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स जो है ना वो देखे और जिस तरह से उनको मतलब जो है ना वो कहा गया साइडलाइन कर दिए कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है ना वो उन्होंने ये कहा है, डिप्टी रजिस्ट्रार 27 जो है ना वो जनवरी को आईनी बेंच जो है ना वो ये मुकदमा सुनेगा या वहाँ हेयरिंग होगी। हालांकि इसका पहले से तय किया जा चुका था, लेकिन आप देखें कितना बड़ा बाईपास किया गया है। और इसके बाद जो है ना वो आप अदालत को तो भूल जाएं। मैं समझता हूँ कि जब तक आप जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आपकी मतलब मुक्तदरा है, जब तक हुकूमत के साथ खड़ी है, तो उस वक्त तक जो है ना वो पीटीआई समेत किसी भी कोई भी ऐसा आप जो है ना वो अदालती फैसला नहीं आ सकता जो हुकूमत के खिलाफ। मुझे ये मुख्तसर जवाब दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो या फिर एपेक्स कोर्ट्स के पर काटने की बात हो, ये जो एजाज जो हासिल होता है इतनी कभी हरकतों का, ये नूनी के हिस्से में क्यों आता है? लेकिन इस दफा थोड़ा सी तब्दीली है। इस अच्छा। दफा हमारी जो जमहूरियत की चैंपियन जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी भी शामिल शामिल है। है, वो भी ईवान सदर में है, तो वो सारा कुछ है। इस दफा सारे मिल मुफाद साझा है ना जी, वही बात आ गई है। तो देखिए वो हालात इस तरह के हैं, मैं तो उनको गैर मामूली हालात कहता हूँ कि अदम एतमाद से लेके अभी तक जो गैर मामूली हालात हैं, तो गैर मामूली इकदाम हुए हैं और पता नहीं कब तक होते रहेंगे। शाह साहब देखिए जी, गैर मामूली हालात और इक़दामात और गैर मामूली जमहूरियत का हुस्न जो है, यह हुकूमत में शामिल मुख्तलिफ़ जमातों के जो सरबराह हैं वो भी, हुकूमती अकाबरीन ख़ुद भी कहते हैं कि अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए था पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। हमने हुकूमत लेके गलती की और हम उस गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं और 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारे खिलाफ फैसला आया है, लेकिन उसके बावजूद इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार अच्छा, हुए हैं। एक ये आप मिनट इनटेक ले लीजिए, ये भी एक बयानिया है। आप मतलब ये किस तरह कह सकते हैं कि माजी में जिन्होंने करप्शन की है, जो आज इक़्तिदार में है, ये अगर वो टेन्योर पूरा भी कर लेती पीटीआई, इस बात की क्या गारंटी थी कि अवाम इनको फिर भी वोट देते? नहीं, दूर दूर तक कोई ऐसा मतलब है कि अवाम का मूड नज़र नहीं आ रहा था। देखिए 4 मरतबा तो लोगों को आजमाया जा चुका, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। पीपल्स पार्टी का फिर थोड़ा सा ग्राफ इनसे बेहतर था, लेकिन एक मंसूबे के तहत उनको एक ख़ास जगह तक महदूद रखा गया है। नून लीग के तो हालात पंजाब में बहुत बुरे थे, विरासत की सियासत सबसे ज़्यादा तो लेकिन शाह साहब प्रमोट की है, पीपल्स पार्टी भी है, वो भी है। करप्शन में देखिए तो आसिफ जरदारी साहब के मतमा नज़र ये था, यानी जिस बात पर उनको साथ बैठने पर मजबूर किया गया, खत्म हो गया मेरे पास, वो ये था कि बिलावल भुट्टो साहब का मुस्तकबिल जो है उसका अहम फैसला इसी दौर में होना है। सर सुपर पावर इंशाल्लाह अल्लाह ताला वन की लाइन ज़ात आंसर है, दे दीजिए। अल्लाह ताला की ज़ात है बस। अल-कादा ट्रस्ट केस में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो बरतानवी कोर्ट का डिसीजन पीटीआई के वकला सामने लेके आए हैं, आपका टेक? सर ये इनको पहले लेके आना चाहिए था। इमरान खान को 14 इयर्स की जो सजा दिलवाई है, ये गलत किया है इन्होंने। ये सारी चीज़ें इनको पहले, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाने के लिए तो नहीं किया इमरान खान? नहीं, पहले इनको करना चाहिए था। जी, देखिए वही बात है, शेख साहब से इत्तेफाक करूंगा कि देखिए आप इसका कोई फायदा नहीं है, लकीर पीटते रहेंगे आप। हाँ, अलबत्ता अगर हालात आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उधर से तब्दील होते हैं, उधर से कोई इशारा आता है, तो फिर तब्दीली आ जाएगी। ये नहीं भी फायदा होगा सर, फायदा होगा इसका, और अगली अदालत में जाके इन्हीं ग्राउंड्स पे जो अब फ्रेम की जा रही है ये केस उड़ जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने कोशिश की हमें तरह कि बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन अपने गेस्टों को भी आपको दे सकें और इंटरनेशनल और नेशनल हैपनिंग्स जो हैं
वो आपको बता सकें। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, इस दुआ के साथ कि आने वाले दिन जो हैं पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए और सियासी इस्तेकाम के लिए बेहतर साबित हो, क्योंकि सियासी इस्तेकाम के बगैर इस पाकिस्तान का आगे चलना नहायत मुश्किल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।